पिछले लेक्चर में हमने कुछ स्पेशल टाइप के सर्किट्स को मेश एनालिसिस और नोड एनालिसिस का यूज करके सॉल्व किए थे। उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हुए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। दो एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। एग्जांपल 3 को अब डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 3 है कैलकुलेट V इन द सर्किट शोन, यानी दिए गए सर्किट में V का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ये V जो है इस सर्किट में यहाँ पे दिखाया गया है, यानी कि जो 5 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही V है, यानी कि इस V का वैल्यू हमें पता करना है। यानी 5 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है ये हमें पता करना है। तो इस सर्किट में अगर हम देखें तो एक करंट सोर्स है, ये आपका करंट सोर्स है जो कि करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, क्योंकि ये जो करंट सोर्स है इसका मैग्नीट्यूड भी किसी अनदर करंट पे डिपेंड कर रहा है, I2 पे डिपेंड कर रहा है। जहाँ I2 कहाँ है, I2 इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, यानी कि यह एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। और ये जो पाथ है ये एक शॉर्ट सर्किट पाथ है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस बीच में नहीं कनेक्टेड है, सिंपली ये शॉर्ट सर्किटेड पाथ है। तो इस सर्किट में हमें V का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चूँकि ये पाथ जो है वो शॉर्ट सर्किट है, इसलिए जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ पर का होगा, यानी कि अगर ये 0 पोटेंशियल पे है तो ये भी यहाँ पे 0 पोटेंशियल पर ही है। और इसलिए ये 36 वोल्ट जो वोल्टेज है, ये कहने का मतलब है कि आपका 36 वोल्ट कहने का मतलब है कि अगर ये तो आपका रेफरेंस नोड है, यानी कि यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो यहाँ पर का जो वोल्टेज है वो 36 वोल्ट है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स का बीच का डिफरेंस ये 36 वोल्ट है। तो यहाँ 0 वोल्ट है तो इसलिए ये 36 वोल्ट हुआ। तो यहाँ पर का वोल्टेज आपको पता है 36 वोल्ट, यहाँ पर का वोल्टेज पता है 0 वोल्ट। तो जब किसी रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल्स का पोटेंशियल हमें पता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना है वो हमें पता है, तो रेजिस्टेंस से हम भाग लगाएंगे तो हमें इस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा, यानी कि 20 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा ये हमें पता चल जाएगा। यानी कि इन द गिवन सर्किट, दिए गए सर्किट में 36 वोल्ट अपीयर्स अक्रॉस द 20 किलो ओम रेजिस्टेंस, यानी ये 36 वोल्ट जो है वो आपका 20 किलो ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस अपीयर हो रहा है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का वो 36 वोल्ट है, यानी कि 36 वोल्ट जो है ये आपका इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर हो रहा है। तो हम इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है I1, इस I1 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। वोल्टेज 36 वोल्ट है और रेजिस्टेंस है 20 किलो ओम। किलो का मतलब होता है 1000, यानी कि यहाँ से अगर हम K हटाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, K हटाएंगे तो 1000 से यहाँ इसकी जगह पे लिखेंगे। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 1.8 मिली एम्पियर आएगा, यानी कि आएगा आपको 1.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर आएगा। इसको मिली एम्पियर में हमने लिखा है 1.8 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर का करंट हमको पता चल गया, I1 का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमें चूँकि इस V का वैल्यू पता करना है कि V का वैल्यू कितना है, तो इस V का वैल्यू पता करने के लिए हमें अगर ये पता हो जाए कि इस 5 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये अगर हमें पता चल जाए तो उस करंट को हम इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा वोल्टेज होगा, यानी कि हमें इसमें का करंट पता करना होगा। तो अप्लाइंग KCL एट अपर मिडिल नोड, यानी कि इस नोड पे, ये जो मिडिल नोड है बीच वाले, यहाँ पे हम KCL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स का करंट लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी नोड या जंक्शन पे जो आने वाले करंट हैं किसी भी ब्रांच से, तो उसका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 होता है किसी भी नोड पे। तो हम यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे तो इस नोड पे 3 ब्रांच कनेक्टेड हैं, एक ब्रांच ये वाला कनेक्टेड है, दूसरा ब्रांच ये कनेक्टेड है, तीसरा ब्रांच ये कनेक्टेड है। तो तीनों ब्रांच का जो करंट है उसका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए किरचॉफ्स के करंट लॉ के अनुसार। तो पहले हम इस ब्रांच का करंट देखते हैं कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इस ब्रांच में I1 करंट फ्लो कर रहा है, जो कि आपका यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया था, और I1 आपको ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, यहाँ डिनोट किया हुआ है, और उसका वैल्यू हमने निकाल लिया था।
तो यानी कि अभी हम इसको I1 ही लिख रहे हैं कि इस ब्रांच में I1 करंट फ्लो कर रहा है, और चूंकि ये I1 करंट जो है ये आपका नोड की तरफ फ्लो कर रहा है, तो नोड की तरफ जो करंट आ रहा है उसको हमने यहाँ पे प्लस में लिखा है। जो नोड की तरफ जो करंट आ रहा है उसको हमने यहाँ पे प्लस में लिखा है, और अगर हमने नोड की तरफ जाने वाले करंट को प्लस में लिखा है तो नोड से दूर जाने वाले करंट को हमें माइनस में लिखना होगा। तो I2 करंट जो है उस नोड पर से दूर जा रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे माइनस में लिखा है। और एक और करंट जो है वो है आपका, इस ब्रांच का करंट है 10I2 है। इस ब्रांच में करंट 10I2 है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट सोर्स है यही करंट सोर्स इस रेजिस्टेंस के थ्रू ही फ्लो करेगा, क्योंकि करंट जो है वो सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है। तो ये करंट भी आपका इसके डायरेक्शन के अनुसार नोड की तरफ जा रहा है, तो इसको भी हमने प्लस में लिख लिया है। जनरली हम अभी तक क्या करते आए थे कि नोड की तरफ जो आ रहा था करंट उसको माइनस में लिखते थे, और नोड से दूर जाने वाले को प्लस में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमने अपोजिट लिख लिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नोड की तरफ आने वाले करंट को अगर हम माइनस में लिखें तो ये आपका हो जाएगा -I1 प्लस हो जाएगा I2 और माइनस हो जाएगा 10I2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों सेम इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका I2 है, यहाँ पे 10I2 है, ये दोनों सिंप्लीफाई होकर के आपको 9I2 बचेगा। इसको राइट हैंड साइड में कर लेंगे तो आपका हो गया ये दोनों सिंप्लीफाई होकर के 9I2 बचेगा, प्लस में ही बचेगा, और इस I1 को हम राइट हैंड साइड में कर देंगे तो -I1 हो जाएगा, और माइनस और I1 का वैल्यू हमको पता है, निकाल चुके थे I1 का वैल्यू 1.8 मिली एम्पियर। तो यानी कि 9I2 इक्वल टू हो गया -1.8 मिली एम्पियर। यहाँ से I2 का वैल्यू निकालेंगे तो 9 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो आपको बचेगा -0.2 मिली एम्पियर। यानी कि किरचॉफ्स का करंट लॉ उस नोड पे अप्लाई करने के बाद हमें I2 का वैल्यू पता चल गया कि I2 का वैल्यू जो है वो 0.2 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। माइनस साइन यही बता रहा है कि जो करंट का डायरेक्शन जो फिगर में जो दिखाया गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो I2 का वैल्यू जब हमें पता चल गया तो इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज हमें पता करना था। 5 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें पता करना है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज पता करने के लिए हमें करंट पता होना चाहिए। तो करंट हमें जो है इस फिगर में देखने से लग रहा है कि 10I2 करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और I2 का वैल्यू हम इसमें निकाल चुके हैं, यानी कि हमें इस ब्रांच का करंट भी पता चल गया। I2 का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो हमें इस ब्रांच का करंट भी पता चल जाएगा, और उस करंट को हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगा। यहाँ पर जो आपका करंट का जो डायरेक्शन है वो है, यहाँ से करंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी कि उसके अनुसार यहाँ पे पोलरिटी प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। तो जो हमारा वोल्टेज आएगा, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं करंट कितना है। करंट है हमारा 10I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो 10 और इंटू I2 का वैल्यू हो गया आपको माइनस में 0.2 मिली एम्पियर। आपका ये करंट जो है 10I2 करंट है 10 इंटू, तो आपका हो गया ये माइनस, इन दोनों को हो जाएगा आपको 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। और इस करंट को हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। रेजिस्टेंस कितना है, 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वोल्टेज पता चलेगा। तो जो वोल्टेज होगा वो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिली एम्पियर है और ये किलो एम्पियर है, दोनों मिलकर ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपको -10 वोल्ट। -10 वोल्ट बचेगा। तो ये जो -10 वोल्ट होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा, और इसकी पोलरिटी होगी, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। तो जब यहाँ पोलरिटी हम प्लस लिखेंगे यहाँ माइनस लिखेंगे तो -10 वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन में आपसे यहाँ पोलरिटी प्लस दिखाया गया है, यहाँ पोलरिटी माइनस दिखाया गया है। इसका मतलब है कि जो ये वाला जो वोल्टेज है उसकी पोलरिटी अगर हम लिखना चाहें तो इसमें इसका जो वैल्यू आएगा उसमें माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये जो पोलरिटी है उसका ये रिवर्स पोलरिटी है। इसलिए जो आपका नेट वोल्टेज है ये वो भी इक्वल टू हो जाएगा -10 वोल्ट। माइनस और माइनस ये पहले से था, यानी कि टोटल 10 वोल्ट आपका ये पोलरिटी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट होगा। यानी कि जब करंट हमें पता चल गया था, करंट हमें I2 का वैल्यू हम निकाल लिए थे, तो
तो जो वोल्टेज अक्रॉस 5 किलो ओम रेजिस्टेंस है, 5 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उस रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर दिए। और यहाँ माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन है उसके अनुसार से, करंट का डायरेक्शन के अनुसार जो है आपका पोलैरिटी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था उसका पोलैरिटी रिवर्स था। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था, यहाँ पे माइनस था, जबकि करंट जो है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी कि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, इसलिए आगे में यहाँ माइनस लगाए, रेजिस्टेंस यहाँ लिखे और यहाँ पे करंट लिखे हैं। तो आपका हो गया ये -5 किलो ओम 10, यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, और I2 की जगह पे -0.2 मिली एम्पियर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 10 वोल्ट आपका आ जाएगा, यानी कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। यही हमें कैलकुलेट करना था, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल 4 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 जो है उसमें कहा जा रहा है कि यूज नोड एनालिसिस टू फाइंड आई इन 3 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है आई, उस आई का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए नोड एनालिसिस का यूज करके। क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि नोड एनालिसिस का यूज करना है, तो आपको नोड एनालिसिस का यूज करके इसको सोल्व करना है। और जो 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है आई, इसी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो सर्किट है ये सुपर, इसमें आपका सुपर नोड का ये सर्किट है, यानी कि इसमें सुपर नोड उसको कहते हैं जिसमें कि आप जिस नोड पे कि आप KCL अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मान लिया कि इस नोड पे अगर आप KCL अप्लाई करना चाहते हैं, ये जो नोड है यहाँ पे अगर हम इसको नोड 1 कहें और इसको नोड 2 कहें, तो नोड 2 पे अगर आप KCL अप्लाई करना चाहें तो इसमें का करंट आप लिखेंगे, इसमें का करंट लिखेंगे और इसमें का करंट लिखेंगे। तो लेकिन इस ब्रांच का करंट आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। इसलिए नोड 2 और नोड 3 को सुपर नोड कहा जाता है। ये सुपर नोड है जहाँ पर कि हम जिन दो नोड्स के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो तो उसको सुपर नोड कहा जाता है। तो इस प्रकार के सर्किट को कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। पहले तो हमने मान लिया लेट द वोल्टेजेज एट नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3 आर V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमने ये मान लिया कि नोड 1 का वोल्टेज V1 है, नोड 2 का वोल्टेज V2 है और नोड 3 का वोल्टेज V3 है। यहाँ V1, V2, V3 रेड पेन से लिखा हुआ है, यानी कि आपका क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ये हमने सॉल्यूशन बनाने के क्रम में यहाँ पे लिखा है। तो हमने मान लिया कि तीनों नोड का वोल्टेज मान लिया V1, V2 और V3। अब हम लोग KCL अप्लाई करेंगे नोड 1 पे, नोड 1 पे KCL अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो नोड 1 पे KCL अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि अभी तक KCL अप्लाई करते थे वैसे ही अप्लाई इसमें कर सकते हैं। नोड 1 पे कौन कौन से ब्रांच कनेक्टेड हैं, एक ये वाला ब्रांच कनेक्टेड है, दूसरा ये वाला ब्रांच कनेक्टेड है और तीसरा ये वाला ब्रांच कनेक्टेड है। तो तीनों ब्रांच का जो करंट है उसका अलजेब्रिक सम 0 करेंगे। तो पहले हम इस करंट को देखते हैं, इस ब्रांच के करंट को। तो 5 एम्पियर करंट इस नोड पे नोड की तरफ आ रहा है। तो नोड की तरफ आने वाले करंट को हम जनरली माइनस में लिखा करते हैं, यानी कि -5 एम्पियर इसको हमने लिख लिया। इस ब्रांच का कितना करंट होगा, तो इस ब्रांच का जो एक नोड है वहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ पर का वोल्टेज 0 वोल्ट है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया आपको V1 - 0 और रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे तो हमें करंट पता चल जाएगा। तो चूंकि हमने V1 - 0 लिखा है इसलिए करंट का जो डायरेक्शन है वो V1 से 0 की तरफ होगा, यानी कि नोड से करंट दूर जा रहा है। जब नोड से करंट दूर जा रहा है तो उसको हम प्लस में लिखेंगे, क्योंकि नोड की तरफ जाने वाले करंट को हम माइनस में लिखे थे। इस ब्रांच का करंट कितना होगा, इस ब्रांच का करंट जानने के लिए इस जो रेजिस्टेंस है इसके दोनों एंड का वोल्टेज हमें पता है, जो माना था हमने V1 और V2, यानी कि 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1 - V2, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको रेजिस्टेंस से हम डिवाइड करेंगे तो हमें करंट पता चल जाएगा। तो V1 - V2 हमने यहाँ पे लिखा है, यानी करंट का जो डायरेक्शन है वो V1 से V2 की तरफ होगा, क्योंकि V1 को हमने हायर पोटेंशियल पे मान लिया। तो और ये करंट जो है वो नोड से दूर जा रहा है, इसलिए इसको भी हम प्लस में लिखेंगे। और किरचॉफ्स के करंट लॉ के अनुसार जो भी ब्रांच करंट है उसका अलजेब्रिक सम किसी पर्टिकुलर नोड पे 0 होगा, 0 से इक्वेट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है।
यानी कि नोड 1 पे हमने KCL अप्लाई किया तो लिखा -5 + V1/2 + V1 - V2/1 = 0। इसको सिंप्लीफाई किए तो यहाँ पे आपको V1/2 है, यहाँ पे V1 है, दोनों मिलकर के हो गया 3V1/2 और -V2 यहाँ पे आ जाएगा और 5 को राइट हैंड साइड में कर दिए, ये पॉजिटिव में हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो हो गया आपको 3V1 - 2V2 = 10। एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया इसको। अब हम लोग KCL अप्लाई करेंगे अनदर नोड पे। तो नोड 2 पे अगर हम KCL अप्लाई करना चाहें तो KCL अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसा कि अभी हमने बताया कि नोड 2 जो है और नोड 3 जो है, तो इन दोनों नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है। इसलिए आप इसमें जो है वो वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करने पे हमें करंट पता चलता है। तो इसमें आप KCL अप्लाई नहीं कर पाएंगे इन दोनों नोड पे। तो ये सुपर नोड है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं सुपर नोड के केस में कि दोनों नोड को एक साथ हम लोग लेते हुए एक साथ हम दोनों पे KCL अप्लाई करते हैं और ये मान के चलते हैं कि दोनों नोड एक ही जगह पे है। तो उस प्रकार से हम KCL अप्लाई करते हैं, यानी कि इस नोड पे जो भी ब्रांच करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं तो सिर्फ ये दोनों करंट को लिखेंगे और इसके जो इस नोड पे जो करंट आ रहे हैं जा रहे हैं इसका, यानी कि ये चारों ब्रांच का करंट का हम अलजेब्रिक सम 0 करेंगे। तो उसी को कहते हैं कि सुपर नोड पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए सर्किट को पहले देखते हैं। तो यह जो आपका सर्किट है इसमें नोड 2 और नोड 3 ये दोनों मिलकर एक सुपर नोड कहलाएंगे। तो हम KCL अप्लाई करेंगे सुपर नोड 2 और 3 पे, दोनों पे एक साथ अप्लाई करेंगे। इसमें इंडिविजुअली आप इसमें इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, तो दोनों पर एक साथ लिखेंगे। तो एक साथ लिखने का मतलब है कि इस नोड 2 पे जो ब्रांच करंट आ रहे हैं और नोड 3 पे जो आ रहे हैं सब का अलजेब्रिक सम 0 करेंगे हम। तो यहाँ पे जो है आपका V2 पे देखें, इस जो नोड 2 है इस पे ये वाला जो ब्रांच है तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें करंट होगा आपको इसमें इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक इंड का पोटेंशियल V1 है, दूसरे इंड का पोटेंशियल V2 है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने लिखा V2 - V1। आप इसको V1 - V2 भी लिख सकते हैं और इसको रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे तो हमें करंट पता चल गया, इस ब्रांच का करंट पता चल गया। और जो हमने लिखा उसके अनुसार करंट का डायरेक्शन क्या होगा, V2 से V1 की तरफ होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट है, यानी कि नोड से करंट दूर जा रहा है, इसलिए इसको प्लस में लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे V1 - V2 लिखेंगे इसका मतलब है कि करंट V1 से V2 की तरफ जाएगा और उस केस में करंट यहाँ पे आपका जो है वो नेगेटिव में लिखाएगा। तो अब इसका हम करंट देखते हैं कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर का जो वोल्टेज है V2 है, इस इंड का वोल्टेज 0 वोल्ट है, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया V2 - 0। V2 - 0 ये आपका 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें हम रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे तो हमें इस ब्रांच का करंट पता चलेगा। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है V2 - 0, यानी कि जो करंट का डायरेक्शन है वो V2 से 0 की तरफ है। तो करंट जो है वो आपको नोड से दूर जा रहा है, नोड से दूर जा रहा है करंट, तो उसको हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे। इसके बाद हम इसमें नहीं अप्लाई कर पाएंगे KCL, इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसमें ब्रांच करंट हम नहीं लिख पाएंगे। तो इसके हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका ब्रांच करंट का लिखेंगे कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल V3 है और यहाँ पे जो 10 वोल्ट का वोल्टेज है, इसका मतलब है कि ये 10 वोल्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पर का वोल्टेज 0 वोल्ट है और इस यहाँ पर का वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। तो जो 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V3 - 10, क्योंकि यहाँ पर का वोल्टेज 10 वोल्ट है, यहाँ पर का वोल्टेज V3 है। तो इस 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज हो गया आपको V3 - 10 और 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको उसके रेजिस्टेंस से हम भाग लगाएंगे तो हमें इस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे V3 - 10 लिखा, यानी कि करंट जो है वो V3 से 10 वोल्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। तो नोड से दूर जा रहा है तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। उसके बाद एक और जो है ये आपका इस ब्रांच का भी करंट हमको लिखना होगा। तो इस ब्रांच का करंट कितना होगा, यहाँ पर का तो वोल्टेज वो 0 वोल्ट है और ये आपका बीच में शॉर्ट सर्किट है, यानी कि जो इस इंड का वोल्टेज है वो V3 है। तो यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस 2 ओम के अक्रॉस वो हो गया आपको V3 -
V3 माइनस 0 और बटा 2 ओम। और चूँकि हमने यहाँ पे V3 माइनस 0 लिखा है, तो V3 माइनस 0 लिखा है यानी करंट का जो डायरेक्शन है वो V3 से 0 वोल्ट की तरफ है, यानी नोड से दूर जा रहा है, इसलिए इसको भी हम प्लस में लिखेंगे। यानी कि सुपर नोड 2 और 3 पे जो हम KCL अप्लाई किए तो सारे ब्रांच 2 और 3 दोनों नोड के जो ब्रांचेज हैं उसका करंट का अलजेब्रिक सम हमने 0 से इक्वेट किया किरचॉफ्स के करंट लॉ के अनुसार। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है V2 माइनस V1 बटा 1 प्लस V1/2। ये जो है आपका नोड 2 से कनेक्टेड ब्रांच है, और V3 माइनस 10/3 प्लस V3/2 ये आपका नोड 3 से कनेक्टेड ब्रांच है। तो दोनों नोड पे हम कंबाइंड एक साथ हम KCL अप्लाई किए हैं सुपर नोड होने के कारण, और उसका अलजेब्रिक सम 0 किए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप LCM लेंगे तो आपको आ जाएगा -6V1 प्लस 9V2 प्लस 5V3 इक्वल टू 20। इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। तो चूँकि जो सर्किट है उसमें हमारा 3 अननोन क्वांटिटीज है V1, V2 और V3। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए इन तीनों अननोन क्वांटिटी का वैल्यू पता करने के लिए हमें 3 इक्वेशन भी चाहिए। जितने अननोन क्वांटिटी उतने इक्वेशन चाहिए। तो 2 इक्वेशन हमें पता चल गया। तीसरा इक्वेशन हमें कैसे पता चलेगा? तो तीसरा इक्वेशन के लिए देखिए, सर्किट को देखते हैं फिर से एक बार। ये जो सर्किट है, तो इस सर्किट में अभी तक ये जो 20 वोल्ट जो दिया हुआ है इसका यूज नहीं हमने किया है। ये 20 वोल्ट कहने का मतलब है यहाँ जब प्लस लिखा हुआ है यानी कि इस साइड का जो नोड है वो हायर पोटेंशियल पे है और इस साइड का जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। कहने का मतलब है कि V2 माइनस V3 यानी इन दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो 20 वोल्ट है। यहाँ 20 वोल्ट ये कहने का मतलब यही है कि V2 का और V3 का इन दोनों का डिफरेंस 20 वोल्ट है। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गया कि V2 माइनस V3 इजकल टू 20। तो 2 इक्वेशन हमने अभी तक निकाले थे, तीसरा इक्वेशन हमें ये हो गया। उसके बाद हम इन तीनों इक्वेशंस को अब सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं या कैलकुलेटर का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि V1 का वैल्यू आएगा आपको 38/3 वोल्ट, V2 का वैल्यू आएगा 14 वोल्ट और V3 का वैल्यू आएगा -6 वोल्ट। V3 का वैल्यू -6 वोल्ट हो गया। तो यानी कि जो 3 हमारा अननोन क्वांटिटीज था इन तीनों का वैल्यू हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो सर्किट में 3 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे था और इसके बाद आपका एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड था 10 वोल्ट का, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था I, इसी का वैल्यू आपको पता करना था। तो चूँकि इस नोड का जो वोल्टेज है, इस नोड का वोल्टेज आपको V3 था, हमने यहाँ पे V3 माना था। तो ये जो I है, जैसा कि हमने बताया कि 10 वोल्ट कहने का मतलब ये है कि इसके दोनों एंड का पोटेंशियल का डिफरेंस है 10 वोल्ट, यानी कि यहाँ का 0 वोल्ट है तो यहाँ पे जो है वो आपका 10 वोल्ट है। तो ये I का वैल्यू हम लिख सकते हैं I इजकल टू V3 माइनस 10/3, क्योंकि I जो है वो 3 ओम के थ्रू फ्लो कर रहा है और 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V3 माइनस 10, क्योंकि इसके एक एंड का वोल्टेज V3 है, दूसरे एंड का वोल्टेज 10 वोल्ट है, इसलिए उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V3 माइनस 10 और रेजिस्टेंस से हम भाग लगाएंगे तो हो जाएगा V3 माइनस 10/3। V3 का वैल्यू हम लिख लिए हैं, V3 कैलकुलेट किए थे -6 वोल्ट है, यानी कि -6 कहने का मतलब है कि आपका ये रिफरेंस नोड की तुलना में भी यहाँ पर, इसके तुलना में भी यहाँ का पोटेंशियल लो पोटेंशियल पे है ये, और ये 0 वोल्ट हायर पोटेंशियल पे है और ये वाला लो पोटेंशियल पे है, यानी कि यहाँ पर का जो वोल्टेज है वो इस वोल्टेज से 6 वोल्ट कम है। तो -6 वोल्ट है तो हम V3 की जगह पे -6 यहाँ पे पुट करेंगे और -10/3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा आपको -16/3 एम्पियर, यानी कि इस 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा -16/3 एम्पियर। माइनस कहने का मतलब ये है कि I का जो हमने डायरेक्शन यहाँ पे लिया है वो
उस डायरेक्शन की तुलना में हम एक्चुअल करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि करंट जो इसमें फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। माइनस साइन सिर्फ यही बताता है, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा 16/3 एम्पियर। तो जो करंट का डायरेक्शन जो फिगर में दिखाया गया था क्वेश्चन में, उसके अनुसार यहाँ पे -16/3 एम्पियर ही लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल करंट रिवर्स डायरेक्शन में है। तो यही हमें पता करना था कि 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू 16/3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और जो उसका डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये माइनस में आया है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 में है कैलकुलेट करंट इन 3 ओम रजिस्टर यूजिंग मेश एनालिसिस, यानी कि मेश एनालिसिस का यूज करके 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है मेश एनालिसिस का यूज करके। तो जैसे मेश एनालिसिस में हम लोग करते थे कि जितने लूप्स हैं उस लूप में लूप करंट मान लेते हैं। किसी लूप में लूप 1 में I1 करंट फ्लो कर रहा है, लूप 2 में I2 करंट फ्लो कर रहा है, और लूप 3 में I3 करंट फ्लो कर रहा है। तो उसी प्रकार से हम इसमें भी लूप करंट मान लिए हैं। इसको हमने लूप 1 माना है, इसको लूप 2 माना है, और इसको लूप 3 माना है। तो ये मान लिया हमने कि लूप 1 में I1 करंट फ्लो कर रहा है, लूप 2 में I2 करंट फ्लो कर रहा है, और लूप 3 में I3 करंट फ्लो कर रहा है। ये जो एग्जांपल है ये भी आपका सुपर मेश का इसमें केस है, यानी कि इसमें आप केवीएल किसी लूप में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो आपका लूप 1 है इसमें जब आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो इसका वोल्टेज आप लिख लेंगे, इसका भी वोल्टेज आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो करंट सोर्स बीच में है, बीच में जो करंट सोर्स है, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज आप नहीं लिख पाएंगे, इसके क्रॉस का वोल्टेज आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसके क्रॉस का वोल्टेज आपको पता नहीं है। तो इसलिए आप इसमें केवीएल नहीं अप्लाई कर पाएंगे। उसी प्रकार से लूप 3 में भी है, ये 7 एम्पियर जो करंट सोर्स है ये लूप 3 में भी है। तो इसके क्रॉस हम सिर्फ लूप 3 में हम केवीएल नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि लूप 1 और लूप 3 ये सुपर मेश है, यानी कि जो हम केवीएल अप्लाई करेंगे इन दोनों लूप को कंबाइंड करते हुए हम केवीएल अप्लाई करेंगे, यानी लूप 1 और लूप 3 इन दोनों को कंबाइंड करते हुए केवीएल अप्लाई करेंगे। तो इसको देखते हैं। लेट द लूप करेंट्स I1, I2, I3 फ्लो इन लूप 1, लूप 2 एंड लूप 3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमने माना कि लूप 1 में I1 करंट फ्लो कर रहा है, लूप 2 में I2 करंट फ्लो कर रहा है, एंड लूप 3 में I3 करंट फ्लो कर रहा है। तो पहले हम लूप 1 और लूप 3 में केवीएल नहीं अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये सुपर मेश है। पहले हम लूप 2 में लिख लेते हैं, इसमें इजीली हम लिख सकते हैं जैसे नॉर्मली अभी तक लिखते आए थे। तो अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2, लूप 2 में जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो पहले हम इसका करंट लिख लेते हैं, माने कि इस 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस का वोल्टेज लिखने के लिए हमें इसका करंट पता होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इस 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू ये I1 करंट भी फ्लो कर रहा है, और ये I2 करंट भी, लूप 2 वाला I2 करंट फ्लो कर रहा है, और लूप 1 वाला I1 करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि दोनों करंट इस 1 ओम के थ्रू फ्लो कर रहे हैं। तो जो नेट करंट है, चूँकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लूप 2 का करंट और लूप 1 वाला करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो नेट करंट जो है आपका वो या तो I1 माइनस I2 होगा या I2 माइनस I1 होगा। हमने I2 माइनस I1 लिख लिया। I2 माइनस I1 कहने का मतलब है कि जो नेट डायरेक्शन है करंट का वो I2 से, यानी I2 के डायरेक्शन में है, I2 के डायरेक्शन में है। तो इस करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस 1 ओम है तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है वो आपका इसके क्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, I2 माइनस I1 जो करंट है उसको हमने 1 ओम से मल्टीप्लाई किया, तो I2 माइनस I1 इंटू 1 हो गया। तो यानी कि इसके क्रॉस का वोल्टेज हमने लिख लिया। और इसका वोल्टेज का पोलैरिटी क्या होगी, तो चूँकि जो हमने यहाँ पे I2 माइनस I1 लिखे हैं, यानी नेट जो करंट का डायरेक्शन है वो I2 का डायरेक्शन में है, और I2 नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है।
तो लूप के डायरेक्शन में चलने पे हमें पहले प्लस मिल रहा है फिर माइनस मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको प्लस में ही लिखा है। उसके बाद लूप के डायरेक्शन में हम चलेंगे तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, ये शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो इसका वोल्टेज 0 है। इसका वोल्टेज हम लोग लिखेंगे तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें एक ही करंट फ्लो कर रहा है, सिर्फ लूप 2 वाला करंट फ्लो कर रहा है यानी I2। तो इस रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई किए, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये करंट है, यानी कि ये वोल्टेज हो गया 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज हो गया 2I2। उसी प्रकार से ये 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो पहले करंट इसमें देख लेते हैं करंट कितना है। तो इसमें 2 करंट फ्लो कर रहा है, एक I3 भी फ्लो कर रहा है और एक I2 भी फ्लो कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए जो नेट करंट है वो I2 माइनस I3 होगा या I3 माइनस I2 होगा। लूप 2 में हम चल रहे हैं इसलिए हमने इसको I2 माइनस I3 लिखा, और उसके अनुसार से जो I2 माइनस I3 हमने लिखा, इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट करंट है वो I2 के डायरेक्शन में है और I2 का जो डायरेक्शन है वो ये वाला डायरेक्शन है, यानी कि जो वोल्टेज की पोलैरिटी होगी यहाँ प्लस होगी यहाँ माइनस होगी। तो लूप के डायरेक्शन में चलने पे हमें पहले प्लस मिल रहा है फिर माइनस मिल रहा है, इसलिए इसको हम प्लस में लिखेंगे और इस करंट को हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज हो गया। तो लूप 2 में जो KVL है वो हमने अप्लाई किया किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ के अनुसार। लूप में जो ब्रांच है उसके क्रॉस का वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होगा, तो उसको हमने 0 से इक्वेट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो यहाँ पे आपको ये माइनस I1 इंटू 1 तो माइनस I1 हो गया, और I2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आपको हो गया 3I2 और 2 5I2 और एक ये 6I2 हो गया, और माइनस 3I3 ये 3 इंटू I3 है इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमें मिला, इसको इक्वेशन 1 हमने माना। अब हम लोग क्या करेंगे कि चूँकि हम लूप 1 में KVL नहीं अप्लाई कर पाएंगे, लूप 3 में भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि सुपर जो मेश है, सुपर मेश लूप 1 और लूप 3 दोनों का कंबाइंड रूप से हम सुपर मेश कहेंगे और इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे। यानी कि KVL जो हम अप्लाई करेंगे वो यहाँ से चलते हुए और इस प्रकार से होते हुए और इस लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो इस लूप में जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो देखते हैं KVL अप्लाई करते हैं इसमें हम। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं इस ब्रांच से। तो इस ब्रांच में तो कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो इसका वोल्टेज तो 0 होगा। इसके बाद हम 1 ओम के अक्रॉस का जो वोल्टेज है उसको लिखेंगे। तो इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है 2 करंट फ्लो कर रहे थे, I1 भी और I2 भी, दोनों करंट फ्लो कर रहा है। ये I1 भी फ्लो कर रहा है और ये I2 भी फ्लो कर रहा है, यानी कि नेट करंट जो है इसमें I1 माइनस I2 होगा, और उसको हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके क्रॉस का वोल्टेज हमें पता चल जाएगा। और I1 माइनस I2 लिखे हैं तो यानी कि पोलैरिटी जो है वो आपका यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट करंट है वो I1 के डायरेक्शन में है, I1 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस 1 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज हमने लिख लिया। अब हम यहाँ के बाद इधर चलेंगे, 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज लिखेंगे। तो जो 3 ओम है तो इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 भी फ्लो कर रहा है और I3 भी फ्लो कर रहा है। तो हम इसको I3 माइनस I2 रिजल्टेंट करंट होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट करंट है वो I3 माइनस I2 हमने लिखा, या I2 माइनस I3 इसको लिख सकते थे आप। इसको हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ओम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता चल गया। क्योंकि हमने I3 माइनस I2 लिखा इसलिए इसका जो पोलैरिटी है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि रिजल्टेंट करंट है वो I3 के डायरेक्शन में होगा और I3 का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, और इसलिए हम इसको यहाँ प्लस में लिखेंगे। अब हम इस 1 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे। तो 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू एक ही करंट फ्लो कर रहा है, सिर्फ I3 फ्लो कर रहा है, यानी कि 1 इंटू I3, और जो पोलैरिटी होगी वो प्लस यहाँ होगा माइनस यहाँ होगा, यानी प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो इसको प्लस में लिख लिए। इसमें कोई भी सोर्स नहीं कनेक्टेड है और ना ही कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 0 है इसका वोल्टेज। यहाँ पर का भी वोल्टेज आपका 0 है। और फिर इस ब्रांच में चलें तो इस ब्रांच में माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो उसका वोल्टेज -7 वोल्ट होगा, यानी कि जो लूप है, ये वाला जो लूप है, इस लूप में जो भी ब्रांच कनेक्टेड हैं उसके ब्रांच का हम वोल्टेज लिख लिए, उसका अलजेब्रिक सम कर लिए और उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे
और इसको सोल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, अप्लाइंग केवीएल इन सुपर मेश 1 एंड 3। सुपर मेश 1 एंड 3 में हमने केवीएल अप्लाई किया, तो हमने ये लिखा I1 माइनस I2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू I3 माइनस I2 प्लस 1 इंटू I3 माइनस 7 इजकल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको हो गया I1 माइनस 4I2 प्लस 4I3 इजकल टू 7। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन 2 माना। जैसा कि हमने देखा कि इसमें 3 अननोन क्वांटिटी थे हमारे, I1, I2 और I3, 3 अननोन क्वांटिटी थे। तो इन 3 अननोन क्वांटिटी का वैल्यू पता करने के लिए हमें 3 इक्वेशन मिनिमम चाहिए। तो 2 इक्वेशन तो हमें पता चल गए, तीसरा इक्वेशन हमें पता करना होगा, और तीसरा इक्वेशन के लिए हमें कोई लूप नहीं है। तो देखते हैं सर्किट से हम तीसरा इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि ये जो है आपका 7 एम्पियर ये जो करंट है, इसका हम अभी तक हमने यूज नहीं किया है। तो अब हम लोग इसका यूज करके एक इक्वेशन लिखेंगे। वो कैसे होगा? ये 7 एम्पियर कहने का मतलब ये है कि ये 7 एम्पियर जो है इस ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है। 2 ओम रेजिस्टेंस वाला जो ब्रांच है, इस ब्रांच में 7 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि हमने जो लूप करंट माना है उसके अनुसार से इस ब्रांच में I1 और I3 दोनों करंट फ्लो कर रहे हैं। I1 जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है और I3 जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमने जो करंट एज्यूम किया है उसके अनुसार इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस I3। I1 माइनस I3 इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है। और I1 माइनस I3 कहने का मतलब है कि अगर हमने I1 माइनस I3 लिखा है, इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट करंट है वो I1 का डायरेक्शन में है, और जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 7 एम्पियर वो भी I1 का डायरेक्शन में ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों करंट का जो डिफरेंस है वो 7 एम्पियर के बराबर होगा। I1 जो करंट फ्लो कर रहा है, I3 जो करंट फ्लो कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि जो रिजल्टेंट करंट है वो दोनों का डिफरेंस होगा, और दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 एम्पियर के बराबर होगा। और I1 माइनस I3 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो 7 एम्पियर है वो I1 का डायरेक्शन में है, इसलिए हमने I1 को ज़्यादा मानते हुए I1 माइनस I3 लिखा। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन 3 यहाँ से मिल गया। तो तीसरा इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा, फ्रॉम द सर्किट I1 माइनस I3 इजकल टू 7। इसको इक्वेशन 3 माना। अब हमने 3 अननोन क्वांटिटी के लिए 3 इक्वेशन हमें मिल गए। तीनों इक्वेशंस को अब हम सोल्व करेंगे। कैलकुलेटर का यूज करके सोल्व कर सकते हैं, मैनुअली भी सोल्व कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि I1 का वैल्यू 9 एम्पियर आएगा, I2 का वैल्यू 5/2 एम्पियर आएगा, और I3 का वैल्यू 2 एम्पियर आएगा। यानी जो तीनों लूप करंट हमने माना था, इन तीनों लूप करंट का वैल्यू हमें पता चल गया। तीनों लूप करंट का वैल्यू हमें पता चल गया, I1 और I2 और I3 का वैल्यू। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो जो 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो इस प्रकार से कनेक्टेड था, यानी कि इन दोनों ब्रांच के बीच में कनेक्टेड था। तो इसमें ये 3 ओम का जो रेजिस्टेंस था इसमें आपका 2 करंट फ्लो कर रहा था। एक तो लूप 2 वाला I2 करंट फ्लो कर रहा है, और लूप 3 वाला करंट इसमें I3 भी फ्लो कर रहा है। यानी जो रिजल्टेंट करंट है इसमें फ्लो कर रहा है वो I2 और I3 का डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों करंट एक दूसरे में इसके एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट करंट I2 माइनस I3 होगा या I3 माइनस I2 होगा। तो जो भी करंट ज़्यादा हो उसमें से कम वाले को घटाएंगे। तो हमने जो वैल्यू निकाल के लाया है I2 और I3 का वैल्यू, तो I2 का वैल्यू जो है आपका 2.5 एम्पियर है, 2.5 एम्पियर है, और I3 का वैल्यू 2 एम्पियर है। यानी कि जो रिजल्टेंट करंट है वो I2 के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि I2 ज़्यादा है। तो I2 जो है वो इस प्रकार से फ्लो कर रहा था, यानी कि जो रिजल्टेंट करंट है वो I2 माइनस I3 होगा, 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू। तो दोनों को डिफरेंस करेंगे, 5/2 माइनस 2, तो आपको आएगा 0.5 एम्पियर। यानी कि जो 3 ओम का जो रेजिस्टेंस था ये वाला, इसके थ्रू 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। यही हमें कैलकुलेट करना था। तो जो स्पेशल सर्किट का जो हमारा लेक्चर था, जिसको हमने नोड एनालिसिस और मेश एनालिसिस का यूज करके सोल्व किया, वो यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग AC सर्किट में मेश और नोड एनालिसिस का यूज करके हम लोग
देखेंगे कि एसी सर्किट में मेश एनालिसिस और नोड एनालिसिस का यूज कैसे करते हैं, यानी कि एसी सर्किट को हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।